नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका एजुकेटर्स प्लस चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी लोगों का सोशियोलॉजी के सेशन में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन आंसर के सेशन में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग बात करेंगे। बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अध्ययन भी बिल्कुल एक तरीके से जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, और टू वे कॉन्वर्सेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि आप सामने वाले से कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही किताबों से कॉन्वर्सेशन करना होता है, क्लासेस में कॉन्वर्सेशन करना होता है, और ज्ञान तो अर्जित करना ही है। तो दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। ओके, सो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ में। हालांकि समाजशास्त्र की दृष्टि से तो वो पुराने ही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो नए हैं, उनमें आप नई चीजें सीखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च पुस्तक लिखी गई गुड एंड हार्ट के द्वारा, कार्ल पियर्सन के द्वारा, पीबी यंग द्वारा, या बोगार्ट्स द्वारा। देखिए, जब भी आप किताबों की बात करते हैं, ठीक है, तो सारी किताबों का नाम याद रखना ना आपके लिए पॉसिबल है ना पॉसिबल मेरे लिए है। दैट इज अ ट्रू थिंग दैट आई एडमिटेड ऑन द, और ये चीज सभी के साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी पढ़ा रहे होंगे लोग, जिस भी विषय में पढ़ा रहे होंगे, सभी किताबों का नाम सभी को याद नहीं होगा, ठीक है। और जैसे हमारे प्रोफेसर हमेशा इस चीज को बोला करते थे, क्लासेस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टा मारने के उसमें रहे, लेकिन फिर भी आपके विषय में कुछ कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पर आपको कह सकते हैं रटना पड़ेगा, और रटना होगा ही नहीं। जब ये किताबें 3 से 4 बार आपके सामने निकलेंगी, आपको थोड़ा सा दिमाग में थॉट आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप इनके आंसर्स करना शुरू कर देंगे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये जो पर्टिकुलर बुक का नाम पूछा है या कुछ भी पूछा है कि सर ये किससे जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा है, ठीक है। आप डेफिनेटली इसका आंसर करना मैं आपको सहजता होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट इस प्रकार की मैंने आपको पहले भी विगत बताया हुआ है कि लगभग 100 प्लस ऐसी किताबें हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। ये वो किताबें होती हैं, अधिकतम तौर पर ये वो किताबें हैं जो कि चर्चा में रही। चर्चा में कोई चीज तभी रहेगी जब उसकी रेलेवेंसी बहुत ज्यादा होगी। साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च पुस्तक जो है बेसिकली समाजशास्त्र के एक वैज्ञानिक आयाम को दर्शाने का काम करती है। पीवी यंग ने जब इस किताब को लिखा था तो बेसिकली ये उन सभी, चाहे आप समाजशास्त्र की बात करते हो, चाहे आप एथनोमेथोडोलॉजी की बात करते हो, क्योंकि वो भी अपने आप में एक स्ट्रीम है, भले वो सोशियोलॉजी के अंदर का ही विषय है, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो या किसी अन्य सोशल साइंस के सब्जेक्ट की बात करते हो। सोशल साइंस भी अपने आप में क्या है, एक पर्टिकुलरली रिसर्चेबल थिंग है। ऐसा नहीं कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग या केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग होंगे, वही उनको आप रिसर्च की संज्ञा देंगे, वही आपके साइंटिस्ट हैं, या वही नहीं। आपके समाज की जानकारी होना, क्योंकि आप जो आसपास अपने पॉलिसीज को देखते हैं, पॉलिसीज छोड़िए, मैं एक जीता जागता सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपके आसपास में तमाम सारी कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक्स बेचने का काम करती हैं, आपको यूटिलिटीज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये कंपनियां भी इन्हीं सब मेथड्स के थ्रू जो रिसर्च हुए हैं उनके बेसिस पर ही करती हैं। ये जो भी डेटा कलेक्ट को एनालिसिस कर रही हैं, तो इन इस तरह की प्रविधियों के बिना बिना जो है आप विषय की सार्थकता या उसके एप्लीकेशन पर काम नहीं कर पाएंगे। फिर तो विषय सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लायक हो रह गया। आपको उसकी सार्थकता तो तब होगी ना जब आप उपयोग देखेंगे। तो साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स को दर्शाता है कि समाज शास्त्र में या कुल मिलाकर समाज के अंदर में हमें इसके अध्ययन के दौरान, चाहे पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करते हो, किसी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जननी सुरक्षा जैसी योजना। जननी सुरक्षा योजना आज से लगभग 1.5 दशक पहले लाई गई, लेकिन आज आप देखेंगे कि उस प्रकार की योजनाओं में कई सारे संशोधन होते रहे, और वो संशोधन समय के हिसाब से होते रहे। जैसे कि क्रेच की सुविधा का अवेलेबल कराया जाना संस्थानों में, मातृत्व लाभ मैटरनिटी लीव जैसे कॉन्सेप्ट्स को लाना, ठीक है। अब ये मैटरनिटी लीव को लाना, क्रेच की सुविधा लाना, ये सब क्यों किया गया? क्योंकि हमने देखा है कि सालों साल प्राइवेट कंपनियों में, इंस्टीट्यूशंस में आपको क्या दिखती है, महिलाएं भी उतनी ही भागीदार दिख रही हैं जितना के पुरुष आपको भागीदार दिखते हैं। कई सारे इवन आप देखेंगे, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं
जो कंप्लीटली तौर पर आप उनको देखेंगे, उनका मैनेजमेंट, उनको एस्टेब्लिश करने का जो पूरा का पूरा आप जब उसका सोर्स देखेंगे, दे आर सारे के सारे क्या है, फीमेल वर्कर्स हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ऐसी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही इसी तरह से व्यापार भी चलता है, बिना समाज का अध्ययन किए हुए कोई भी व्यापारिक परिस्थितियां लागू नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग, किसी को दिखा होगा ना कि भाई अगर हम शटल सर्विसेज शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर महिलाओं को अगर हम पेट्रोल पंप से लेकर ओवर आपकी राइडिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, इन सब में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप भाई मनुष्य जहां कहीं भी जो रोजगार व्यापार जो भी करता है वो सबसे पहले फायदे जरूर देखता है इन चीजों के, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता है इन नेचर में एक पुरुष के मुकाबले एक जो महिला है वो ज्यादा अच्छे से जनरसली टैकल कर सकते हैं किसी भी मामलों को। तो ऐसे में आपने देखा होगा, चाहे आप बाल सुधार बोर्ड की आप बात करते हैं, ठीक है, या आप बात करते हैं कुछ ऐसे संस्थानों की जहां पर के लोग जो सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या किया जाता है, काउंसिल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये सारे के सारे एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड हैं, और ये साइंटिफिक रिसर्च गणित में नहीं किए गए, विज्ञान में नहीं किए गए, ये समाजशास्त्र के हैं। लेकिन ये किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से आप करेंगे, ऐसी किताबें प्रमुख तौर पर उनमें साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च है जो पीबीएम के द्वारा लिखी गई। इतना सुनेंगे ना तो किताब का नाम याद रहेगा, लेकिन वही है रट्टा मार के टिक मार के आगे भागेंगे तो फिर आप समझ लीजिए। अगला है केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम 1946 में किस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया था। सेंट्रल इंटरव्यू वाज फर्स्टली यूज्ड बाय सोशलिस्ट 1946। आप जनगणना की रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जनगणना का जो तैयार करने का तरीका है या सर्वे जो किया जाता है, जनगणना सर्वे, आप उसमें देखेंगे एक सूची तैयार करता है जनगणना विभाग, ठीक है। तो जनगणना करने से पहले लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आप कौन इन प्रश्नों को पूछेंगे, डेटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। हर साल जनगणना में कई सारे प्रश्नों को ऐड भी किया जाता है। ये जो सारे के सारे प्रश्न ऐड किए जाते हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, सर्वे है, ठीक है, सूचना कलेक्ट करने का। आपने देखा होगा जैसे आप कहीं फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन किसी सर्वे में भाग लेते हैं, या कई दफा आपने देखा होगा एक जनरली कि ऐड आता है, हार्पिक का ऐड आपने आते हुए देखा होगा, तो उसमें एक व्यक्ति आएगा, सीधा घर घुस जाएगा और आकर पूछेगा आपका टॉयलेट गंदा है। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का सर्वे मेथड ही है। ठीक उसी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार क्रमों का, पुराने लिखे गए जो रिपोर्ट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो सूचना संकलन अलग अलग तरीकों से, प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर, साक्षात्कार के माध्यम से। अब उसमें साक्षात्कार सैंपलिंग किस तरह से ली गई है, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट है। उसी में एक केंद्रीय साक्षात्कार है जो 1946 में एक समाजशास्त्री के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, विकल्प हमने दे रखे हैं, आर के मर्टन के द्वारा, पीबी यंग द्वारा, गोडे एंड हार्ट के द्वारा, या मैकाइवर के द्वारा। किसने दिया था बताइए। देखो बेसिकली जाहिर सी बात है, इस प्रकार के साक्षात्कार के जो थॉट्स होंगे, आइडियाज होंगे, डेफिनेटली स्ट्रक्चर फंक्शंस अप्रोच वालों लोगों के रहे होंगे। केंद्रित साक्षात्कार बेसिकली बात करता है स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के व्यक्ति के जीवन के जो जो पहलू हैं, ठीक है, संरचित और असंरचित तौर पर व्यक्ति के जीवन के पहलुओं के इर्द गिर्द एक प्रश्नावली का ऐसा प्रारूप तैयार करना जिसके आधार पर वो सूचनाओं को इकट्ठा कर सके। इसके अलावा इसी प्रश्न को सिर्फ इस तरह से भी पूछा गया कि केंद्रित साक्षात्कार में किस तरह का स्ट्रक्चर शामिल रहता है, संरचित, स्ट्रक्चर्ड, बी में दे दिया गया असंरचित, ठीक है, सी में दे दिया गया ए एंड बी दोनों, डी में दे दिया गया नन, ठीक है। तो इस तरह से भी आएगा, तब भी आप क्या ध्यान रखेंगे, आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा ए एंड बी। किसके द्वारा किया गया था, आर के मर्टन के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। तो केंद्रीय साक्षात्कार का स्ट्रक्चर समझ आया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका,
किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास गढ़ा है? एजी फ्रैंक, समीर अमीन द्वारा, गुनार मेडल द्वारा, या AR देसाई द्वारा? बताइए किसके द्वारा रचा गया है, बताइए। अल्प विकसित का विकास। देखिए ये जो टर्म आपने देखे हैं, अल्प विकसित जैसे टर्म हो, ठीक है, विकासशील जैसे टर्म हो, जब आप वैश्विक प्रादुर्भाव को देखते हैं, ठीक है, ग्लोबल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने अपने अध्ययनों में अब तक कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, जहां पर आप देखते होंगे कि सब भारत विकासशील देश है, ठीक है, इतने अविकसित देश हैं, इतने अल्प विकसित देश हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, ये बात करता है कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पर उन्होंने डेवलपमेंट किया है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ठीक है। अब ये जो अल्प विकसित का विकास जैसा टर्म यहां पर पूछा जा रहा है, ये टर्म बेसिकली आपको इनमें से जो प्रोबेबल आंसर लग रहा होगा, वो लग रहा होगा गुन्नार मेडल जैसा। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट अप्रोच वाले रहे। दूसरा विकल्प आपको एजी फ्रैंक का लग सकता है। बाकी अगर हम बात करें समीर अमीन की, AR देसाई की, तो AR देसाई मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले थे, ठीक है, तो ऐसे में ये भी आपके प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, वहां पर अपना दिमाग तुक्का नहीं लगाएंगे। कई दफा ऐसा होता है, हमारे साथ भी ये चीज हुई है कि हमने सोचा कि यार ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे रेलेवेंट कौन है। कई दफा 3-3, 4-4 चारों विकल्प भी रेलेवेंट होंगे सीधे तौर पर। जैसे किसी ने कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा, अब वहां पर 3 उसने विकल्प दे दिए, डोरेंडॉर्फ, रोजर, ठीक है, और रेंडाल कॉलिंस दे दिया, ठीक। अब ऐसे में चौथा विकल्प जो होगा वो भी उनसे रिलेवेंट करके ही डाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा किस संदर्भ में गया है। अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की पर्टिकुलर अप्रोच पूछी गई कि सर फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शंस की बात करते हैं, तब आप जाकर कॉलिंस वगैरह पर चले जाएंगे। लेकिन अगर वहां सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का सिंपल सा प्रश्न है, तो वह चौथा विकल्प जरूर जो है अलग दिया होगा, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, पार्सन्स वगैरह का नाम, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित नहीं रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में इनको काउंट नहीं किया गया है। अल्प विकसित का विकास जो सिद्धांत है बेसिकली, वो ये जो वाक्यांश गढ़ा गया था, ये गढ़ा था एजी फ्रैंक के द्वारा। ये बताता है इस बात को लेकर कि अंडर डेवलप्ड जो डेवलपमेंट होगा वो किन्हीं भी स्थितियों में कैसा रहेगा, एक नियत मापदंड पर ही पहुंच पाएगा, बहुत ज्यादा वो विकास इस संदर्भ में नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली यहां पर सीधी सीधी बात की जा रही है, इस स्टेटमेंट का जो अर्थ है वो है टू अचीव बिलो द टारगेटेड डेवलपमेंट। मतलब कि जो विकास का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, जैसे किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकास का एक लक्ष्य रखा गया कि देश में फ्रेट कॉरिडोर्स का होना होगा, ठीक है, जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध होगी, देश में कम से कम 20 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होने चाहिए। अब ये एक टारगेट है किसी एक डेवलप्ड इकोनॉमी का। सपोज दैट आपने उस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में डेवलपमेंट देखा, लेकिन डेवलपमेंट कैसा देखा कि उनकी गिनती के 1 या 2 शहरों में मेट्रो की सुविधा शुरू हुई है। देश में सिर्फ 2-3 ही जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, और पूरा देश जो है ऑल वेदर रोड के स्ट्रक्चर पर नहीं जुड़ा है, बल्कि कुछ कुछ क्षेत्रों में ही ऑल वेदर रोड जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है। जैसा एग्जांपल के तौर पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी को जो आप देखेंगे तो आपको उससे ज्यादा चमचमाता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो गांव है या नॉर्थ कोरिया के जो कह सकते हैं छोटे छोटे नगर हैं जो मौजूद, उन नगरों में अर्थव्यवस्था का स्तर इतना ज्यादा चरमराया हुआ है कि प्राइमरी सब्जेक्ट्स पर काम करने के बावजूद भी, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर पर कृषि जैसे क्षेत्र में काम करने के बावजूद भी उनको
लंबे समय तक एक बेरोजगारी का सामना करने को मिलता है। उस देश में पर्टिकुलर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर तक की उपलब्धता मौजूद नहीं है। फर्टिलाइजर तक के लिए उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों पर क्या है वो डिपेंडेंट है। अब यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन है, कई सारे देश उनको एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, तो ऐसे में वहां फर्टिलाइजर तक उपलब्ध नहीं है। मतलब एक ऐसा देश जो अपने देश के किसानों की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्राथमिक जरूरत है फर्टिलाइजर, वो तक अवेलेबल नहीं करा पाता है। तो ऐसा देश अगर उसे डेवलप एक रखा टारगेट कि भाई हम जो है इस साल 20 मिलियन टन जो है अनाज उत्पादन करेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए एक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का, और उत्पादन कितना हुआ 2-3 मिलियन टन, तो ऐसे में आप उस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, अल्पविकसित का विकास। मतलब कि टारगेट रखा कि आप लाएंगे डिक्टेंशन और आप जो है 34 से 35% से पास हुए, तो पास तो आप हो गए, बट आप क्या किस दायरे में आएंगे, बिलो द टारगेट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण की अवधारणा पर किया? प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की अवधारणा पर किया। एल ड्यूमोंट, जे.एच. हटन, आंद्रे बेते एंड जी.एस. घुरे। जाति व्यवस्था के संदर्भ में आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। आप इन सब प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को दिमाग से अगर दरकिनार भी कर दें, तब भी आप वास्तविक तौर पर भी अगर जाति व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एंडोगेमी जैसा कॉन्सेप्ट। ये एंडोगेमी जैसा जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी सबकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि आर्यंस जब भारत के उत्तर भारतीय क्षेत्रों में जब आकर बसे होंगे बाहर से, तो ऐसे में उन लोगों ने रक्त की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ ब्लड के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए अंतरजातीय विवाहों को स्वीकृति होगी कि भाई अंतरजातीय विवाह होंगे, अन्य जातियों से विवाह नहीं करेंगे, जिससे कि रक्त की शुद्धता बनी रहे। जातीय व्यवस्थाओं में न सिर्फ रक्त की शुद्धता बल्कि सामाजिक सहवास जैसे कई सारे चीजें, जैसे कि साथ में भोजन करना, किन किन जातियों का आपस में कि भाई हमने न्योता दिया है, वो जातियों के साथ हम बैठ के खा सकते नहीं खा सकते, क्या उनके द्वारा भोजन स्वीकृत होगा नहीं होगा, तो अपने कच्चे भोजन का, पक्के भोजन का, ये सारी चीजें आप अपने गांव देहात के क्षेत्रों में देखते होंगे। ये सभी अवधारणाएं शुचिता और प्रदूषण मतलब प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के स्ट्रक्चर में आती हैं। अब एल ड्यूमोंट की बात करें या जे.एच. हटन की बात करें, आंद्रे बेते की बात करें, जी.एस. घुरे, चारों के जाति व्यवस्था पर अपने अपने विचार रहे हैं। जैसे जी.एस. घुरे 6 टाइप मतलब जाति की 6 विशेषताओं को लेकर बात करते हैं, जैसे सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, एंडोगेमी जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, विशेष अतिरिक्त जो है कह सकते हैं आप स्पेशल प्रिविलेजेस का होना, ठीक है, और कुछ जातियों को अगेंस्ट होना, चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन जैसे स्ट्रक्चर पर बैन होना, ठीक है। तो ये उन्होंने जाति की कुछ विशेषताएं अपनी दर्शाई थी, 6 विशेषताएं। तो आंद्रे बेते की बात करें, ये भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जाति अर्थव्यवस्था दोनों पर काम कर चुके हैं। एल ड्यूमोंट का आपको पता ही है, जाति व्यवस्था के स्ट्रक्चर पर काम किया है, ठीक वैसे जे.एच. हटन भी। तो चारों रेलेवेंट है आपस में, लेकिन चारों रेलेवेंट होने के बाद भी आपको इसमें आंसर करना है कि किस व्यक्ति ने प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के स्ट्रक्चर पर बात की, किसने इस स्ट्रक्चर। देखो, जब मैंने आर्यंस वाला एक आपको प्योरिटी ऑफ ब्लड का लेकर बात की थी, तो जातीय व्यवस्था के उद्भव के क्या रहे, ब्राह्मणाइजेशन, आर्यन थ्योरीज एंड ऑल, इन सब पर लुईस ड्यूमोंट के विचारों को प्रीवियसली भी आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप इंडियन थिंकर्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। जिन लोगों को पहला पुराना कुछ अगर याद है तो उनको याद होगा, ड्यूमोंट के जाति व्यवस्था को लेकर विचारों में मैंने बताया था कि उनका एक प्रॉपर स्टेटमेंट था दैट के भारत में जो जाति व्यवस्था है वो शुद्ध संस्करण व्यवस्था पर काम करती है, क्योंकि जाति व्यवस्था भी क्या है, एक सामाजिक संस्करण का क्या है, एग्जाम्पल है। हायरार्की है ना, वहां पर भी उच्च जाति निम्न जाति है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, और इसी आधारों पर उनके आपस में संबंधों को लेकर भी बात की गई है, उनकी भोजन स्वीकार्यता की, रिश्तों की स्वीकार्यता की, ठीक है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं प्रतिबंध और अतिरिक्त जो कह सकते हैं आप उसको कि भाई कुछ जातियों को पूरी तरह प्रिविलेजेस मौजूद थे, सभी प्रकार की प्रिविलेजेस, मंदिर में प्रवेश करने की बात हो, ठीक है, उनके खुले तौर पर विचरण की बात हो, सामुदायिक तौर पर उपलब्ध सुविधाओं को इस्तेमाल करने की बात हो, ठीक है। तो ये प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो स्ट्रक्चर था बेसिकली ये किसका है, एल ड्यूमोंट का स्ट्रक्चर है। किनका है, लुईस ड्यूमोंट का। नेक्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है।
ऑगस्ट कॉम्टे को लेकर जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो पर्टिकुलर वो कि 1838 समाजशास्त्र उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिया, नाम दिया, ठीक है। उसके अलावा कि भाई हायरार्की ऑफ साइंसेस के लिए ऑगस्ट कॉम्टे को जाना जाता है कि उन्होंने विज्ञानों के संस्करण का नियम दिया, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे ऊपर और गणित को सबसे नीचे, निर्भरता का घटता हुआ क्रम दर्शाया और निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाया, ठीक है, रेलेवेंसी को दर्शाया। उसके अलावा ऑगस्ट कॉम्टे को आप जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कई दफा कि समाजशास्त्र के एक पितामह नहीं है, अगस्त कॉम्टे के अलावा भी किसी अन्य कोई पिता के तौर पर स्वीकारा जाता है, और वहां पर 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, ठीक है, मैल, डर्कहाइम, टालकट, पार्सस, मर्टन, मेलानोस्की, तो वहां पर तुरंत डर्कहाइम को लगा देते हैं, हाँ सर ये भी इसमें काउंट होता है। ठीक वैसे ही ऑगस्ट कॉम्टे को एडम स्मिथ ऑफ सोशियोलॉजी के तौर पर भी जाना जाता है। तो इस तरह का भी अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ से इनकी तुलना करने का रीजन है सिंपल सा कि जैसे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के विषय के लिए संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, वैसे ऑगस्ट कॉम्टे को भी क्या है, समाजशास्त्र के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। अब ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र इन्हीं के समय से शुरू हुआ होगा, ये ऐसा ही था, नहीं। आप इसमें रूसो को, काउंट को, आप इसमें सोक्रेटिस को, आप मनु को, ठीक है, आप इसमें अरिस्टोटल को, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को आप इसमें काउंट कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप अभी के सिनेरियो के स्ट्रक्चर में के विषय के तौर पर स्थापना करने में हम उनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो हर विषय की शुरुआत हुई, लेकिन उसको प्रायोगिक तौर पर किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया, अलग किया गया, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अरस्तु, सुकरात जैसे इन सब लोग, जैसे कई एक दफा पूछा था प्रश्न इस तरह से कि अरस्तु, सुकरात जैसे लोगों को ही क्यों नहीं आप समाजशास्त्र के उसमें कर सकते। द रीजन इज दैट कि उन्होंने जो अप्रोचेस दर्शाई थी, उन्होंने सामाजिक राजनीतिक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, लेकिन यहां पर समाजशास्त्र को पूरी तरह से वैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर समाजशास्त्र को एक बिल्कुल अलग विषय के तौर पर जो काम है वो ऑगस्ट कॉम्टे का है। अब ऑगस्ट कॉम्टे ने आप पूछा है कि अकॉर्डिंगली क्या है, सोशल जो इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनका अध्ययन करना समाजशास्त्र होगा, मतलब समाजशास्त्र उनका विज्ञान है, समाज का विज्ञान होता है, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का होता है, या सामाजिक ग्रुप को होता है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के वैज्ञानिक ग्रुपों के लिए जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान है कि वो बात करते हैं सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस की, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार में सामाजिक व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, सोशल ऑर्डर किस तरह से वर्क करता है, स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन उन्होंने किया है, ठीक है। तो उनके अनुसार समाजशास्त्र, ठीक। अगला है मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। जो बच्चे जिन्होंने जनरली तौर पर जो एग्जाम देते हैं, जैसे टीजीटी का भी जो एग्जाम दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, या मान लेते हैं किसी अन्य पेपर को भी आप देते होंगे, तो आप सभी अर्थशास्त्र, सॉरी इंडियन इकोनॉमी को जरूर आप पढ़ते होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के किसी भी किताब को आप पढ़ें, चाहे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी अन्य किताब को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि वहां पर बात की जाती है वृद्धि और विकास के अंतर को लेकर, ठीक है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेरिका के अंदर में बंदूकों का बिकना, सपोज दैट किसी क्षेत्र में बंदूकों का बिकना, किसी देश में बंदूकों का एक मार्केट है, अच्छा खासा आर्म्स का मार्केट है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों लोग जो है उस व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे कोई गोलियां बनाता हो, चाहे कोई लाइसेंस बनाता हो, चाहे कोई उन बंदूकों को जो है डीलिंग करने का काम करता हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति उन बंदूकों को चलाना सिखाता हो, ठीक है, कि भाई आपको जो शूटिंग रेंज वगैरह होती है उनको एस्टेब्लिश करता हो, समहाउ सबको रोजगार मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां समाज में भी शांति है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति बंदूक लेकर चल रहा है हाथ में, दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज अ केओस। हो सकता है ना, गोलीबारी के घटनाएं देखते हैं ना, तो वो वो शांतिपूर्ण समाज तो आपको नहीं दिख रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी छोड़ दें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कोविड का सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन में फार्मा इंडस्ट्री ने अच्छा खासा ग्रो किया,
ठीक है, जैसे मान ले, या इसके अलावा हम एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि जब मान लेते हैं कोई एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है किसी विशेष क्षेत्र में जहां पर लोग अधिकाधिक बीमार हो रहे हैं। बीमार होने की कंडीशन में वो अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सारी चीजें होंगी, उससे रिलेवेंट जितना भी हेल्थ केयर सेक्टर है ग्रो करेगा, बट दैट डजंट मीन दैट इज अ डेवलपमेंट। वो ग्रोथ में काउंट होगा। जैसे किसी देश की इकोनॉमी पूरी तरह हथियारों के ऊपर ही चल रही है, लोग हथियार खरीदते हैं, गोली मारते हैं, बदले में साला में बंदा जो है जा रहा है अपना मेडिकल इलाज करा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो मानव विकास सूचकांक जैसी अवधारणाओं का लाना या हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे स्ट्रक्चर को भूटान के द्वारा लाया जाना, ठीक, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं दर्शाती थी कि विकास का जो विकास का मापदंड होगा वो मापदंड होगा कि कितने एजुकेशन प्रोवाइड हुई, लोग कितने लंबे समय तक जिए, मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर कितना अच्छा था, और लोगों का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा था दैट मींस दे आर अर्निंग अ गुड, मतलब कि अच्छा कमा रहे हैं। आप अच्छा कमाइएगा तभी आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर बात हो, चाहे अपने ही स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे को बात हो। तो समहाउ एजुकेशन जैसी चीजें, हेल्थ स्ट्रक्चर जैसी चीजें और आपकी कह सकते हैं आपकी लाइफ जैसी, ये सारी की सारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट होती हैं। अब यहां पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से किसको शामिल आप नहीं कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली शामिल होता है। जब आप एचडीआई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जैसे एचडीआई का अपना एक फॉर्मूला है, तो 1/3 यहां पर सिंपल सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, एजुकेशन स्ट्रक्चर का आपका क्या वैल्यू रहा है, ठीक है, और आपका इनकम स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, शहरीकरण का स्तर इसमें शामिल नहीं होता है। क्लियर है, क्योंकि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कभी भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हां, अगर यहां पर रहन सहन के स्तर की बात होती, द वे ऑफ लाइफ जैसे स्ट्रक्चर की, दैट कैन बी इनडायरेक्टली, ठीक है। अगला है, किसने सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत दिया है, सोशल कैपिलैरिटी। ठीक, वैसे जैसे खेतों में जुताई की जाती है सो दैट जो एक केशिकाएं बन चुकी हैं मिट्टी के अंदर में जिसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको रोका जा सके, ठीक वैसे ही समाज के अंदर भी केशाकर्षण का सिद्धांत रहता है। अब ये सिद्धांत किसके द्वारा है, ड्यूमंट के द्वारा है, माल्थस के द्वारा है, गिनी के द्वारा है, या हर्बर्ट के द्वारा है, बताइए। देखिए, सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत बेसिकली सोशल अपब्रिंगिंग जैसे स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि किसी भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में किस तरह से लोगों का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके चलते उनका रहन सहन का स्तर, उनकी उत्पादकता जैसी चीजें प्रभावित होती हैं। मतलब कि इन द एंड सिंपल सी चीज, आप जितना अच्छा पैसा अर्न करते हैं, आपकी स्थिति जितनी अच्छी है, मतलब आर्थिक स्थिति जितनी आपकी बेहतर होगी, उतना आप प्रजनन व्यवहारों पर क्या करेंगे, एक प्रभाव डालेंगे। ये प्रभाव बिल्कुल वैसा है जैसा प्रोटीन थ्योरीज को लेकर था। आपको याद होगा प्रोटीन थ्योरी को लेकर बात की या कैलोरी थ्योरी को लेकर बात की, वहां पर भी क्या था, उन्होंने दर्शाया कि जितने लोग कुपोषित हैं, कमजोर हैं, वो उतना जो है बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मार्क्स ने बोला कि लोग जो जितना गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या उत्पन्न करने पर जोर देंगे, तो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग बदले में ज्यादा से ज्यादा मजदूरी, और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये उनका थॉट है। ये थॉट बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ठीक है। सामाजिक केशाकरण को दर्शाता है कि जिन लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा वो कोशिश करेंगे कि हम कम से कम बच्चे पैदा करें, या उनमें एक ऐसी थॉट पाया जाता है ऐसे खास करके स्ट्रक्चर वाले लोगों में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उस पूरे के पूरे समाज में देखा जाता है कि वहां प्रजनन व्यवहार कैसा रहता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो लोगों की अच्छी आर्थिक स्थिति क्या करेगी, प्रजनन व्यवहार को भी नियंत्रित करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में
सोशल कैपिलैरिटी जो थ्योरी है बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी? ड्यूमोंट के द्वारा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। गेल एम ओम्बेड द्वारा, वंदना शिवा द्वारा, वनगारी मथाई द्वारा या बारबरा स्मिथ के द्वारा। स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। ये ठीक बिल्कुल वैसी किताबें हैं जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ में रेलेवेंट रही। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को याद होगा इको फेमिनिज्म जैसी किताब। इस किताब को लेकर पूछा गया था कि सब इको फेमिनिज्म किसकी है? उन्होंने कहा वंदना शिवा की है। ठीक वैसे वंदना शिवा से रेलेवेंट एक और पूछ लिया गया कि साहब बीज बचाओ आंदोलन जैसी अवधारणा देने वाली कौन है? तो उसमें उन्होंने बोल दिया वंदना शिवा। अब ये इको फेमिनिज्म जैसी ये जो किताब थी ये चर्चा में क्यों रही, क्या इसकी वजह थी? उसके पीछे का एक बहुत साधारण सा रीजन था। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में आने वाले परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, और महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और समान वेतन संहिता जैसे स्ट्रक्चर्स में आपस में क्या एक रिलेशन हो सकता है। जैसे कि आज बात बोली जाती है कि भारत में भी आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि भाई जाहिर सी बात है उनको शिक्षा उपलब्ध हुई, साथ ही साथ में अवसर उनको उपलब्ध कराए गए। जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी या रूढ़िवादी जो मानसिकता थी उस मानसिकता से परिवार बाहर निकले और उन्होंने अपने जनरेशंस में ये धीरे धीरे क्या किया, इन चीजों को एनरोल के सुधार किया। जैसे कई सारे भारत में ऐसे समाज मौजूद थे जहां पर के इतना ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद था कि वहां पर महिलाओं को इजाजत नहीं थी। कैसी नौकरियों की? सेना की नौकरियों की, मतलब वर्दी की नौकरियों वाली, ठीक है, या प्राइवेट नौकरी करने की, या फिर सेल्स सर्विसेज जैसी जॉब्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब वे नौकरियां जहां पर उनको लगता था कि महिलाओं का आवागमन होगा, उनको अपने मूल स्थान से इधर से उधर ट्रांसफर्स भी होंगे, ठीक है, फिजिकली तौर पर भी वर्क होगा, उनमें इजाजत ही नहीं थी और समहाउ स्ट्रक्चर भी ऐसे बने हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप सेना में देखें, आज आप चाहे सेंट्रल फोर्सेस में देखें, चाहे स्टेट पुलिस फोर्सेस में देखें, ठीक है, आज ऐसा नहीं रहा। जैसे पहले क्या था, पहले टीचिंग सबसे फेवरेबल चॉइस रही थी, टीचिंग, फिर धीरे धीरे बैंकिंग, ठीक है, फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स एंड ऑल, इन सब स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर है टीचर डॉक्टर इस तरह के, यहाँ पर महिलाएं बहुत इन्वॉल्व जो है, मतलब चॉइसेस थी। समहाउ वो इस वजह से इन्फ्लुएंस थी कि भाई टीचिंग की जॉब है, बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं है, लोड नहीं, घर के पास में होंगे, घर भी संभाल लेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन धारणा धीरे धीरे बदली है, ठीक है। तो इको फेमिनिज्म जैसी जो किताबें हैं, ये सब किताबें ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को क्या करती हैं, दर्शाने का काम करती हैं। ठीक वैसे स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी गई वो बेसिकली दर्शाती है कि महिलाओं को किस प्रकार की पारिस्थितिकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों से क्या फर्क देखने को मिला, साथ ही साथ में उनकी सर्वाइबिलिटी को ने किस प्रकार से भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इस किताब में लिखी गई है। अब यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सा डायरेक्टर बता दिया था वंदना शिवा का, वंदना शिवा की ही किताब है ये, स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, ठीक है। चलिए अगला है, डर्कहाइम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानूनों का स्वरूप कैसा होता है? दमनकारी है, प्रतिकारी है, किस प्रकार का है, ऑप्रेसिव है, कंपेंसेटरी है, कैसा है? आधुनिक समाज, जाहिर सी बात है, हम उन व्यवस्थाओं से बाहर निकल चुके हैं जहां पर के सोशल कंट्रोल के संदर्भ में भी अगर हम बात करेंगे तो प्रथाओं के स्ट्रक्चर बहुत रिजिड थे। कानूनी स्थितियों को लेकर भी अगर बात की जाए तो आज हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर मौजूद हैं। लगभग विश्व के हर एक कोने में राइट्स को लेकर काफी जागरूकता आई है। इवन दो वो देश जो कि पूरी तरह से रूढ़िवादी संस्कृति में थे, वहां पर भी महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों में आने वाले परिवर्तन को लेकर बात हो, वैयक्तिक अधिकारों को लेकर बात हो, ठीक है, चुनाव करने की आजादी का मिलना, ठीक है, अपनी बात को रखने का मिल है, जैसे बोला जाता है एकदम से फ्री विल स्ट्रक्चर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिले हैं, ये कभी भी दमनकारी व्यवस्थाओं में आपको देखने को नहीं मिल सकते। डर्कहाइम ने जिस समय पर इन चीजों को लिखा, इमाइल डर्कहाइम ने
इस स्ट्रक्चर को यूरोप के अंदर देखा जिस समय पर लोग एक ऐसे आमूलचूल बदलावों को देख रहे थे जहां पर के मजदूरों के हकों की मांग होने के लिए ट्रेड यूनियंस का गठा जाना, पूरी दुनिया में मौजूद जहां पर उपनिवेश थे जो कि पूरी तरह से दमनकारी व्यवस्थाओं पर मौजूद थे, उनको बदलते हुए देखना, इवन दो उन उपनिवेशों में भी राइट्स ऐसी चीजों का बात होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें भारत की, अब भारत में बहुत हम देखते हैं कि अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक क्रम रहा है वो पूरी तरह से वैसा नहीं रहा जैसा कि शुरुआती दौर में मौजूद था। जो शुरुआती दौर में दमन का स्ट्रक्चर रहा था वो पूरी तरह से नहीं रहा। सरकार ने बहुत सारे सेफ्टी वॉल्व एस्टेब्लिश किए। वो सेफ्टी वॉल्व एक तरीके से किसको दर्शाते हैं कि दमन के स्तर से धीरे धीरे प्रतिकारी कंपेंसेटरी फॉर्मेट में आते जा रहे हैं। मतलब कि अब हर चीज को वो क्या है, मित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पार्लियामेंटो सुधारों जैसी चीजों को लाना भारत में। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत के अंदर में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, तो हमने बहुत सारे एक्ट्स को हटाया, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह जैसी चीजों को हटाया गया। ठीक है, प्रेस की फ्रीडम को लेकर बात हुई, उन आंदोलनों पर भी बात सुनी गई। साथ ही साथ में आपने देखा भारत में तमाम अलग अलग संघों को बनाने की इजाजत, समूहों को बनाने की इजाजत, साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स ने खुद के स्पॉन्सर्ड भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश कि देखो भाई हम दमनकारी व्यवस्था वाले नहीं, हम तुमको सिर्फ दबाने नहीं आए हैं। ठीक है, वो ये दिखाना चाह रहे थे ना धीरे धीरे। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके पीछे उनके अपने खुद के हित थे बहुत सारे। जैसे कहते हैं कि रेलवे का एस्टेब्लिश होना भारत में, तो रेलवे एस्टेब्लिश हुआ संभव कि वो भारत के पूरे रॉ मटेरियल्स को जिनको वो बहुत कम कीमतों पर खरीद रहे थे उसको किस तरह से पोर्ट तक ले जाएं और वहां से एक्सपोर्ट करें यूरोप में, और बदले में वहां से बना हुआ पक्का माल भारत में आके फिर उनको बेचे। ठीक है, लेकिन बदलाव आ चुके थे, मांगे सुनी जा रही थी। ठीक है, आप उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, नील आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, बंगाल विभाजन का रद्द होना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि बदलाव आपको देखने को मिले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो कैसा है व्यवस्था का स्ट्रक्चर, क्लियर है? अगला है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन, ठीक है, सोशल अपलिफ्टिंग एंड सोशल डाउनलिफ्टिंग, इन दो स्ट्रक्चर में दर्शाया है। सोरोकिन ने, लिपसेट ने, इमाइल डर्कहाइम ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोशल मोबिलिटी के स्ट्रक्चर पर आप किसी समूह से जुड़कर नीचे जा सकते हैं, आपकी परिस्थिति में गिरावट आएगी, और किन्हीं समूहों से जुड़कर आप अपनी परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये इस प्रश्न का संदर्भ है, ये इस प्रश्न का अर्थ है। अब आपको बताना है कि किससे जुड़ा है, पीए सोरोकिन से, एसएम लिपसेट से, इमाइल डर्कहाइम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर करिए इसका। बताइए। अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी जो है स्ट्रक्चर वो दर्शाइए। बेसिकली इसका ये सोरोकिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अगला दिया है, किसने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक और विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। देखिए, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों ने ऐतिहासिक परिवर्तनों को बदलाव किया है। अब इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कई देशों में अलग अलग धर्मों का प्रभाव रहा और कई देशों में अलग अलग धर्मों का विलोपन भी हुआ। ठीक है, आप अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे भारत में बुद्ध धर्म का एक उत्कर्ष रहा। ठीक है, बहुत बड़ा उत्कर्ष। ठीक है, लेकिन आज आप इन कंटेम्पररी सिचुएशंस में देखेंगे उतना नहीं है। द रीजन इज दैट कि जो हिंदू धार्मिक व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं में कई सारे कैसे हुए सांस्कृतिक बदलाव हुए। एक कह सकते हैं जो रिजिडनेस थी वो खत्म हुई, कई सारे सुधार हुए, और ये जो सुधार सांस्कृतिक सुधार थे, इन सुधारों से क्या हुआ, पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। और यही ऐतिहासिक परिवर्तनों को यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो परिवर्तन है
ये इंद्रिय परक और विचारात्मकता के मध्य उतार चढ़ाव के साथ में होते हैं। अब ये किस प्रकार से हैं, ये मतलब सॉरी किसके द्वारा दिए गए, ये आपको दर्शाना है। सोरोकिन ने, ऑकबर्न ने, मैकाइवर ने या फिर स्पेंगलर ने, बताइए। Who has said the historical changes that places where there is the oscillation between the two types of culture system, the sensory and the ideological। ठीक है, तो आइडियोलॉजी बेसिस और आपके जो कंटेम्परेरी दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कोई सांस्कृतिक व्यवस्था, जैसे किसी भी एक व्यवस्था को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृति में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आपके खान पान की चीजें हों, आपके कपड़े पहनने की चीजें हों, ठीक है, इनमें कई सारे चेंजेस होते हैं और जो चले आ रहे हैं मतलब आइडियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है और जो आप नित्य सीखते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इन सबको छोड़ दें, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, महिलाओं का कामगार होना, उनका नौकरियों में जाना या काम करना। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में अधिकांश समाजों में इन चीजों पर काफी हद तक रोक थी, लेकिन कई सारे बदलाव आए। उन बदलावों से क्या हुआ, लोगों को लगा कि हमें अपने इस आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में क्या करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे भारत में धार्मिक सुधारों को लेकर जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो अगर सुधार नहीं आए होते भारत के अंदर, ठीक है, खास करके हिंदू धर्म की व्यवस्था में, तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर जो निम्न जातियों के द्वारा जैन और बुद्ध धर्म की तरफ उनका जो पलायन था वो पलायन ना रुकता। ठीक है, जो अलग अलग सुधार रहे, ठीक है, चाहे वो अलग अलग विचारधाराओं का आना हो, ठीक है, जैसे आप हिंदू धार्मिक व्यवस्था में हम जैसे कई दफा बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स को लेकर, तो आप इसमें देखेंगे कबीर को भी एक्सेप्ट किया गया है, कबीर को भी संत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसमें उन लोगों को भी दर्जा दिया जिन्होंने कर्मफल की विश्वास ही नहीं की। उधार लेकर घी पीना जैसे एस्पेक्ट्स को भी हमसे दास मलूक वाला बोलते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है दास मलूक कहे सबके दाता राम। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बिल्कुल दर्शाता है काम वाम करने की जरूरत नहीं है, सब ईश्वर अपना देख लेगा। लेकिन वही कर्मफल की बात भी होती है कि कर्म आपको करने हैं तभी आपको फल मिलेगा। तो हम बहुत सारी चीजों का एक्सेप्ट होना कल्चर के अंदर में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल चेंजेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे आप एक देखेंगे भारत में संतों की पूरी स्ट्रक्चर मौजूद है और सबके अपने अपने थॉट्स, अपने अपनी आइडियोलॉजीज रही हैं। कबीर जो निर्गुण को दर्शाते थे, वही संत तुलसीदास सगुण वाले हैं। तो ये निर्गुण और सगुण जैसे भी स्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों ने उनको भी एक्सेप्ट किया और उनके थ्रू कई सारे चेंजेस रहे। कबीर पंथ जैसा स्ट्रक्चर ना आता तो मे भी हो सकता है एक बहुत बड़े पैमाने पर उस तरह की विचारधारा उनमें विश्वास करने वाले लोग हो सकता है किसी और जो है रिलीजन के अंदर मूव करते। तो ये चेंजेस की बात हो रही है, किसका, ये सोरोकिन का है। हम हमेशा किसी भी आइडियोलॉजी के स्ट्रक्चर को जो बाहर के द्वारा दी गई है उनको सिर्फ हमेशा उस किताबी भाषा में मत समझिए, उसको समझिए वास्तविक भाषा में कि वास्तविक आपको कैसे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। अगला दिया है अंतः समूह और बाह्य समूह। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस किए गए किसके द्वारा, समनर के द्वारा, जॉर्ज सिमेल के द्वारा, पीए सोरोकिन के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिमेल को हटा देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं को हटा देते हैं, दो बचते हैं, समनर एंड सोरोकिन, क्योंकि दोनों ने ग्रुप्स को लेकर बात की है। आंसर करिए। बताइए। देखो, आप लोगों को इसी प्रश्न में दो प्रश्न मिलेंगे। एक किताब है पॉकबेज, ठीक है, इस किताब से रिलेटेड हमेशा पूछा गया है कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर को लेकर। राइटर थे डब्ल्यू.जी. समनर। समनर ने अंतः और बाह्य ग्रुप, दो स्ट्रक्चर, इनर एंड आउटर ग्रुप का स्ट्रक्चर दर्शाया। इनर ग्रुप को उन्होंने दर्शाया कि इनमें क्लोजरी सिस्टम मतलब कि बहुत आपस में घनिष्ठता का होना, होमोजेनिटी के स्ट्रक्चर्स का होना देखा जाएगा, जबकि बाह्य ग्रुपों में इन विशेषताओं के विपरीत व्यवहार देखे जाते हैं। ठीक वैसे ही जब सिमेल की बात होती है, सिमेल ने सामाजिक समूहों को स्ट्रक्चर में दर्शाया था द्विक और त्रिक वाले में, डाइकी एंड ट्राइकी वाले में। क्लियर है? तो ये इनके साथ में जुड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर, डब्ल्यू.जी. समनर के द्वारा। इनकी किताब का नाम याद रखना क्योंकि ये लिमिटली पूछा गया है। तो आप में से जो भी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, मतलब हायर एजुकेशन से जुड़े किसी भी स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या समाजशास्त्र से जुड़े हुए किसी भी अन्य विषय का आप देने जा रहे हैं, ठीक है।
अगला है, किसने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी भूमिका होती है? Who has said that every person in society inevitable has multiple status and each of these status has a role attached to it? R.K. Burton, लिंटन, न्यूकॉम्ब या ऑकबर्न? बताइए किसके द्वारा कहा गया है? अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थितियां होती हैं, जाहिर सी बात है हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग 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 परिस्थितियां होंगी, अलग अलग स्टेटस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यू कैन बी अ स्टूडेंट, यू कैन बी इधर अगर आपने कोई अपराध कर लिया है तो यू कैन बी अ क्रिमिनल। आप प्रोफेसर बन गए, यू कैन बी अ प्रोफेसर, यू कैन बी अ मदर, यू कैन बी अ फादर, यू कैन बी अ डॉटर। तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति की अपनी एक भूमिका है, सबका अपना एक रोल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, आप विद्यार्थी हैं तो आपका एक रोल है। रोल किस बात का है कि आपको शिक्षा अर्जित करनी है, जितनी भी समय आपका है, आप यूनिवर्सिटी का 4 साल का कोर्स है, आपका 2 साल का, 10 साल का, जितना भी है, ठीक है, दैट इज अप टू योर ड्यूरेशन। साथ ही साथ में आप लोगों को इस बात का भी देखना है कि ये जो परिस्थिति है आपकी, ये अपने एक पर्टिकुलर रोल को अदा कर रही है स्टूडेंट एज अ। तो आप ऐसा नहीं कि क्लास में गए, क्लास में आपकी परिस्थिति किसकी है? स्टूडेंट की है, बन वहां खड़े हो गए आप प्रोफेसर जा रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हर परिस्थिति से जुड़ी एक भूमिका है जिसका आपको निर्वहन करना है। ये बिल्कुल वैसा है एक तरीके से कि हर व्यक्ति का दुनिया में जीवन में किरदार, ये बिल्कुल वैसा जैसे किसी मूवी के अंदर में हर व्यक्ति का अपना एक किरदार होता है। विलन का किरदार है हीरो के साथ मारपीट करने का, हीरो की माँ का अपहरण कर लेगा, बहन का अपहरण कर लेगा, प्रेमिका को उठा लेगा, है कनपटी उसके तमंचा लगा के और पूछेगा, घुटनों के नीचे बैठा लेगा, तो उसका रोल है ना, ही इज अ विलन, दैट मीन्स कि उसको वैसा करना पड़ रहा है। अब विलन है तो विलन का मतलब है तो ऐसा नहीं क्या है वो अपना नेगेटिव रोल नहीं रखेगा, है जैसे पहले मूवीज में होता था ना, इतना नेगेटिव रोल होता था कि लोग उल्टा जो उनके परिवार वाले उनको सच मान लेते हैं। तो जो पर्टिकुलर रोल्स है लाइफ में, जैसे बोला जाता है ना कि जीवन में हर व्यक्ति का एक किरदार है, लेकिन एक ही जीवन में लोगों के बहुत सारे किरदार हैं और उनसे जुड़ी बहुत सारी उनकी परिस्थितियां हैं, उनको उन्हें वही है जो है हम भूमिका के तौर पर जानते हैं। दैट इज ऑल क्लियर है? किसका है? लिंटन का है, मर्टन का है, न्यूकॉम्ब का है या ऑकबर्न का है? बताइए किसका है? बिल्कुल सही, किसका है? राल्फ लिंटन का है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। यह वक्तव्य दिया गया है मैकाइवर के द्वारा, इमानुएल डर्कहाइम के द्वारा, आर बेनेडिक्ट के द्वारा या किंग्सले डेविस के द्वारा। देखो, संस्कृति की जब बात हो रही है तो हम दो लोगों को निकाल लेते हैं, ठीक है, बेनेडिक्ट को हटा दिया, डर्कहाइम को हटा दिया, हमने मैकाइवर को रख लिया और किंग्सले डेविस को रख लिया। ये मैं रैंडमली इसलिए बोल रहा हूं कि इन दोनों से जुड़े हुए हमने संस्कृति के प्रश्नों को लेकर बात की है। अब यहाँ पूछा है कि आप इसमें बताइए कि ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया? मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। ये एक्चुअल में मनुष्य के जो यूनिकनेस की जो बात हो रही है, ये बहुत सारी चीजों को दर्शाती है, उसके भाषा, उसके रहन सहन को लेकर, उसके भोजन के तरीकों को लेकर, उसकी भोजन के प्रति चॉइसेस को लेकर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक मित्र हुआ करता था तो वो उसको चावल का बहुत स्ट्रक्चर था, चावल बहुत पसंद है और गीला खास करके एकदम से बोलता ना, बहा दिया दाल, उसके अंदर में दाल है, दाल के ऊपर चावल जो है स्विम कर रहा है इस तरह से। ये उसका जो फूड को लेकर जो यूनिकनेस है, इसके अलावा भी उसके कपड़े पहनने का, उसकी बोलचाल का, उसकी भाषा क्या है, उसके तौर तरीके क्या है, ये यूनिकनेस होता है। और ये क्या है? ये उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कभी कि बहुत सारे देशों में थोड़ा सा जेनरस शो करना अपने आप को, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम किसी से देखते ही एकदम से मुस्कुरा जाते हैं, हाँ, या उसको एक अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है, अच्छा बेहतर दिखाने की ये सारी कोशिशें करना, स्ट्रेटली नहीं होना, ये कल्चर इंडिया में है, ये कल्चर ब्रिटिशर्स में भी है, वहीं से हमारे में भी बहुत सारी, हालांकि हमारे पहले भी मौजूद था, ये यूरोप इसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में भी, लेकिन रशिया में इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। somehow they are kind of, ऐसा नहीं कि वो होते, लेकिन बहुत कॉमनली तौर पर they will be like straight forward, सही है सही, गलत है गलत, that is all। समझे आप? जिसका ये दफा होता है ना कि
बोलते हैं ना, हम हैं हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करना है, सबको खुश रखने वाली कंडीशन नहीं होती। तो ये एक यूनिकनेस को दर्शाता है जो कल्चर से जुड़ता है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे जापान के अंदर का अपना एक कल्चर होना। ठीक है, जापानीज लोगों का अपना एक कल्चर है, कोरियंस का अपना एक कल्चर है। ठीक है, चाइनीज लोगों का अपना एक कल्चर है, इंडियंस का अपना एक कल्चर है। हाँ, बहुत सारे कल्चर आपस में मैचेस भी करते हुए, इवन तो इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोगों को अपना अलग अलग कल्चर देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि यूएस के अंदर में पेंसिल्वेनिया या फिलाडेल्फिया जैसे स्टेट्स जो काउंटी एरियाज हैं, उन लोगों का कल्चर, और कोई एलए के अंदर में रह रहा है, टेक्सास के अंदर में रह रहा है, उसका कल्चर कैसा होगा। ठीक है, डेट्रॉइट वाले लोगों का कल्चर कैसा होगा, ओहायो जैसे लोग तो एरिया के बेसिस पर भी कल्चर डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसका है, मैकाइवर या डेविस, बताइए किसका है, किंग्सले डेविस का है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, किसने यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। एसएफ नडेल, आरके बर्टन, लिंटन या किंग्सले डेविस। अब देखो इसमें से चारों ही लोग संस्कृति से जुड़े हुए हैं, संस्कृति के प्रकारों से भी जुड़े हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। मतलब सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आपके जो पर्टिकुलर रोल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसके थ्रू दर्शेगा। अभी गलत तो है नहीं, ये सही है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई आपको वो नहीं दिख रहा कि हाँ ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा। करिए आंसर। एसएफ नडेल, मर्टन, लिंटन या किंग्सले डेविस, किसके द्वारा दिया गया है सामाजिक संरचना की भूमिकाएं? बताइए किसका है? बिल्कुल सही, किसका? नाडेल का है। ठीक है, चलिए तो ये आज आपके प्रश्न थे। इसके साथ साथ में एक प्रश्न आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क के तौर पर मैं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मार्क्सवादी विचारधारा वाले भारतीय, या इसको छोड़ो, सिंपल समझ दे रहा हूं, भारत विधा से कौन संबंधित है? जीएस घुरेट, AR देसाई, एल डिमोंट, सुमित सरकार। विकल्प हैं आपके A 1, 2 and 3, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1 and 4। बताइए, ये आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी आप पता क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में जिन लोगों ने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। आपको नहीं एप्लीकेशन मिल रही तो सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू प्ले स्टोर। वहां से डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, जिससे कि आपको इन क्लासेस की जो PDF है वो एप्लीकेशन पर टाइमली आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी इस क्लास को वो यहीं तक रखेंगे विराम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।